and spoke to you in 100 silent ways. ये कोट है रूमी का। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी बात को ऊपर वाले तक पहुंचा सकते हैं। उनमें से एक सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? वो है जन सेवा के माध्यम से, अपने कृतों के माध्यम से। अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपके किए हुए कार्यों की जानकारियां ऊपर वाले तक पहुंच जाती है और उनके आशीर्वाद से फिर आपकी ज़िंदगी बहुत सुगम हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आम तौर पर बड़े लोग नहीं करते हैं, या हम करते हैं और बहुत कैजुअली उस काम को करते हैं। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और राष्ट्रपति अवार्ड यानी प्रेसिडेंट अवार्डी मोहित शर्मा जी से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं बरेली के, और बहुत सारे ऐसे कार्य जैसे कि रोड सेफ्टी का काम होता है ना, उससे जुड़े हुए हैं। साथ ही गांव के जो लोग हैं जिनको कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मोहित जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ और जानने की हम कोशिश करते हैं कि वो किन कार्यों को कर रहे हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें मिला। वेलकम, थैंक यू। वेलकम मोहित जी, नमस्ते। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? जी मैं तो अच्छा हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मोहित जी। जी मोहित जी देखिए, लोगों को ना पुरस्कार तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जी जी सोशल सर्विस में ऐसा बहुत जी कम हुआ है कि किसी ने सोशल सर्विस की हो और उसकी वजह से उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो मेरे मन में ये बात उठी कि मैं आपसे जरूर पूछूं कि आप ऐसा क्या क्या काम करते हैं कि मजबूर होना पड़ा सरकार को भी आपको अवार्ड देने के लिए कि इनको तो अवार्ड दिया ही जाना चाहिए, और वो भी बहुत कम उम्र में। आप 99 बॉर्न है, राइट? जी जी। तो अब आप मुझे अब बताइए कि आपने ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं, और लोगों को भी बताइएगा कि आप ऐसा क्या खास करते रहते हैं जिसकी वजह से आपको सम्मानित किया गया है। जी सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मेरे को एक माध्यम दिया है लोगों तक अपनी बात रखने का। जी, बहुत तो सबसे पहले योगिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू सर। मैं आप मैं आपको और जो अभी इस लाइव पे जुड़े हुए हैं मैं अपने साथ, मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा युवाओं को सामाजिक क्षेत्र में अपना जो है कार्य करने के लिए 2 स्कीमें चलाई जाती हैं, जिसमें एक है राष्ट्रीय सेवा योजना और दूसरी है नेहरू युवा केंद्र संगठन। इसमें दोनों स्कीमों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग कार्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का एक ही मोटिव है कि समाज सेवा में युवाओं की भागीदारी, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वह आपके छात्र जीवन से रिलेटेड होती है कि छात्र जीवन के साथ साथ आप किस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में अपना जो है योगदान दे सकते हैं, समाज के उन लोगों पर कैसे पहुंच सकते हैं जिनको समाज में कोई नहीं पूछ रहा है, या उनको कैसे लाभान्वित करा सकते हैं सरकारी योजनाओं या अपने कार्यों के द्वारा, उसके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का जो है कार्य किया जाता है। और इसी प्रकार जो बच्चे गांव स्तर के होते हैं या शहर स्तर के होते हैं और वह छात्र जीवन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उनकी समाज सेवा के प्रति रुचि होती है और सामाजिक क्षेत्र में अपना कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है नेहरू युवा केंद्र संगठन। तो जैसा कि आपको पता है, अभी मेरी जो है उम्र महज 23 है 99 के हिसाब से। तो मैं छात्र जीवन में हूँ अभी। हाँ। तो छात्र जीवन में मैं जब था तो अभी 12th से जब मेरे को ये जब आप सामाजिक क्षेत्र होता है ना कहीं आपके अंदर अपने गुरु या जो आप समाज में जो भी कार्य हो रहे होते हैं या जो भी जिस कार्य को नहीं होना चाहिए उसको देख के आप में सामाजिक के लोगों के लिए कार्य करने की प्रेरणा आती है। जी। इसी प्रकार जो मेरे गुरु वगैरह थे या जिन्होंने से मेरे को प्रेरणा मिली, मैं 12th लेवल पे था, उसमें यूं तो गुरु बहुत होते हैं लेकिन एक आध ऐसा होता है जो आप पे अपनी छाप छोड़ते हैं। वह निरंतर जो है अपना कार्य करते थे सामाजिक क्षेत्र में, कभी किसी को कपड़े दान करना, कभी किसी को खाना उपलब्ध कराना, या कभी किसी को ऐसा कोई भी कार्य जिससे उनको जो है आत्मसंतुष्टि मिलती हो। तो वहीं से मेरा जो है समाज के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र के लिए मेरा रुझान आया
और मैंने जो है उसके लिए फिर राष्ट्रीय सेवा योजना को एक माध्यम बनाया कि मैं छात्र जीवन के साथ साथ जो है सामाजिक क्षेत्र में भी अपना कार्य कर सकूं। उसके साथ 2016 से फिर मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना में अपना सफर जो है मैंने तय करना स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से मैं 2022 तक राष्ट्रीय सेवा योजना का जो है एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया, जिसमें मैंने रक्तदान, वृक्षारोपण, अभी कोविड काल में 2 साल तक निस्वार्थ भाव से प्रशासन के साथ मिलकर कोविड वॉलेंटियर के रूप में सेवा करना, या दिव्यांगों के लिए जो उपलब्ध सामग्री होती है उन तक नहीं पहुंच पाती है, उनका सारा डाटा कलेक्ट करना, उनके पास उन सुविधाओं के लिए उनको रजिस्टर कराना, उनको वह सुविधा दिलाना। प्रशासन से जितनी भी योजना, केंद्रीय और राज्य स्तर की जितनी भी हमारी योजनाएं होती हैं, किसी गरीब या किसी गांव के प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जहां तक वह नहीं पहुंच सकता, उन सभी योजनाओं का हम लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं और गांव के प्रत्येक उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो उससे वंचित रहता है। इन्हीं सभी कार्यों को देखते हुए, जैसे कि रक्तदान के बारे में बताना चाहूंगा, रक्तदान के लिए बहुत भ्रांतियां रहती हैं। तो हाँ, मेरा जो है बिल्कुल। पिछले 4 सालों से जो है रक्तदान के ऊपर बहुत कार्य है, जिसमें मैं स्वयं अभी 23 का हूँ, 9th बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ, 9 बार, और 600 से अधिक जो है रक्त यूनिटों को अपने प्रशासन का जो जिला अस्पताल है उसके रक्त कोष को उपलब्ध भी करा चुका हूँ कई बार, कई रक्तदान शिविरों के माध्यम से। हाँ, मेरा एक साल में जैसे 3 महीने का वो होता है अंतराल रक्तदान देने का, तो 3 महीने बाद मैं अपना शिविर खुद आयोजित करता हूँ और खुद भी डोनेट करता हूँ, और मेरे जो रेगुलर डोनर हैं हाँ, 15, 20, 40, वो भी डोनेट करते हैं मेरे ही कहने पे और मेरे ही उससे, क्योंकि जो नया रक्तदाता है उसको बहुत ही कन्विंस करने में बहुत ही जो है प्रयास करना पड़ता है कि रक्तदान करने से क्या क्या फायदे होते हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। और बाकी तो पुरानी जो भ्रांतियां हैं रक्तदान को लेकर, उनको मिटाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। और रक्तदान के ऊपर मेरा कार्य रहा, फिर वृक्षारोपण में और पर्यावरण के लिए मेरा कार्य रहा। इन्हीं सबको देखते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना में जो है, राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा माध्यम है जो आपको एक छात्र जीवन में ही आपको प्रधानमंत्री जैसे पद तक, प्रधानमंत्री जैसे एक व्यक्तित्व से मिलवाने का आपको एक अवसर प्रदान करता है। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसके लिए एक सैनिक अपने जो है प्राणों की बलिदान देता है या अपने जीवन में वीरता भरे कार्य करता है, उस दरबार हॉल में पहुंचने के लिए न जाने कितने प्रयास करते हैं लोग, उस दरबार हॉल में एक छात्र जीवन में ही आपको पहुंचाने का कार्य राष्ट्रीय सेवा योजना करता है। अरे तो लेकिन ये है कि आप जो है अपने कार्यों के प्रति हमेशा निडर रहें, हमेशा ईमानदार रहें, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अग्रसर रहें। इसीलिए मेरे को जो है विगत 4-6 साल जो मैंने अपना कार्य किया है समाज के प्रति, उन्हीं सभी कार्यों को देखते हुए युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में 40 लाख स्वयंसेवक है एनएसएस के। जी। उन 40 लाख स्वयंसेवकों में सिर्फ 30 स्वयंसेवक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किए जाते हैं। और मुझे बहुत ही गर्व है कि 2020-21 के लिए जो इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, पूरे उत्तर प्रदेश से एकमात्र मेरा चयन किया गया इस पुरस्कार के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा विश्वविद्यालय है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, उसका मैं पहला ऐसा छात्र बना हूँ, पहला ऐसा एनएसएस स्वयंसेवक बना हूँ जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हो। अरे वाह, अरे वाह, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला ये आपको, आपने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी तो अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। अच्छा, जी अपना फोन ना आप कहीं रख दीजिए, क्योंकि आपका फोन बहुत हिल रहा है, आपसे बात करते समय आंखें बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं। फोन आप टेबल पे ही रख दीजिए, है ना। जी, जी। अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मुझे बताइएगा। जी। जी वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जैसे कि मैंने ब्लड डोनेशन का आपको बताया, तो ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड और जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें इनका जो है कैंपेन चलाए जाते हैं। तो इसी प्रकार एक निफा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक कैंपेन चलाया था कि एक दिन में सबसे ज्यादा रक्त यूनिट जो है जमा करना और सबसे ज्यादा कैंप ऑर्गेनाइज करना एक ही दिन में। तो उस कैंपेन का मैं जो है एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उसका वो था, कैंप ऑर्गेनाइजर उस कैंपेन में। तो मैंने उसमें रक्तदान भी किया और अपने साथियों के साथ उस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, और मेरे को जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है पार्टिसिपेशन और कैंप ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। अरे वाह।
अरे वाह! अच्छा मोहित जी, जब भी हम कोई सोशल सर्विस करते हैं, तो इंसान पहले अकेला उठता है कि मैं ये काम करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो लोगों को कैसे अपने आप से जोड़े। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो काम शुरू करते हैं, कई बार बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों का साथ नहीं मिल पाता, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, स्ट्रगल्स बहुत रहते हैं। तो आपने जब शुरू किया, आपने तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू किया जो छात्र जीवन में शुरू किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, तो आपको किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? क्या घर के फ्रंट पे लोग आपका सहयोग दे रहे थे? मित्र यार, वो कई बार होता है ना कि वो अलग अलग हो जाते हैं, भाई ये तो गलत रास्ते पे जा रहा है, इसका तो काम ही अलग है, ये तो सोशल सर्विस में लग रहा है, मस्ती वस्ती का तो ये बात ही नहीं करता, मस्तियों की बात ही नहीं करता। तो अक्सर दोस्त भी कट जाते हैं। आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप किसी लक्ष्य को लेके अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो आप तो अग्रसर रहते हैं। लेकिन जब आपके साथी और जो आपके आसपास के जो समाज के लोग होते हैं, वो आपसे कटना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब भी किसी रास्ते पर चलना होता है, तो स्वयं ही पहला कदम रखना होता है और उस रास्ते पर जो है मंजिल की तरफ खुद ही बढ़ना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि मैंने जब अपना ये सफर शुरुआत किया था, हम्म। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आप किसी भी गांव या शहर में चले जाएं, तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जब आप नाम लेंगे, तो राष्ट्रीय सेवा योजना का नाम लेते ही, एनएसएस का नाम लेते ही लोग समझते हैं कि ये सफाई करने आए हैं, ये अपना सफाई करके और चले जाएंगे, इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो सफाई करना स्टार्टिंग है, में लगता है। हाँ, सफाई कर्मचारी समझते हैं वो लोग। क्योंकि हम लोग जो है समाज की गंदगी को निकालने का प्रयास करते हैं कि जैसे हम किसी काम को करने से बीच में लोग भी मोटिवेट होके कार्य को करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है वह। तो हम जब जाते थे तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था। लेकिन कब जब हम उनके क्षेत्र में जाके उनके बीच में रहते थे, उनके लिए कार्य करते थे, तो धीरे धीरे वो लोग भी उस बात को समझते थे और हमारी हर योजना में, हमारे हर कार्य में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ देते थे। तो जैसे कि आपने पूछा कि किन किन साथियों का जो है साथ रहा, मैं बताना चाहूंगा कि जब आप किसी कार्य के प्रति जब संघर्षशील होते हैं, तो साथी तो बहुत कम मिलते हैं जो आपका साथ देते हैं। जिनमें से दो चार साथी जो मेरा हर कार्य में, हर योजना में साथ देते हैं, उनमें से दो चार हैं। एक सत्यदेव आर्या है, एक दीपांशी त्यागी है, ऐसे ही दो तीन नाम और हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ जब आप कार्य कर रहे होते हैं, तो जो आपके ही क्षेत्र में, जैसे कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का हूँ स्वयं हम्म। सेवक, तो आपके ही क्षेत्र में जो और लोग होते हैं, वो आपको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको उन सभी पर ध्यान ना देते हुए, उस नेगेटिविटी से बचते हुए, अपना जो लक्ष्य है, अपने जो पॉजिटिव व्यूज हैं, उनको साथ लेकर उन्हीं व्यक्तियों की जो विचारधारा है, उनको अपने प्रति चेंज करें। तो जो है वो भी कहीं ना कहीं एक बार जब आपको सफलता मिलती है, तो आपके प्रयासों की सराहना भी करते हैं। जैसे कि जब मैं कार्य करता था, तो सभी लोग मेरे से कटते थे, मेरे को जो है उल्टा सीधा बोलते थे अपने मन ही मन में। जैसे एक भी दोस्त मेरे साथ किसी कार्य में नहीं रहता था कभी कभी, लेकिन मैं खुद ही लगा रहता था। लेकिन जब मेरे को पुरस्कार मिला, पुरस्कार की जब घोषणा हुई और मेरे को जब चयनित किया गया, तो वही लोग जो मेरे से कटते थे, जो मेरे किसी कार्य में साथ नहीं देते थे, वही हर गली, हर नुक्कड़, हर गेट पर या हर गली में और हर समाज में जहां भी हो, हाँ। वहीं पर अगर कहीं नाम आता है मोहित शर्मा, तो बड़े गर्व से बताते हैं कि ये वह मोहित शर्मा है जो मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ा था। हाँ। मैं नहीं जानता हूँ उनको, हाँ। लेकिन वो मेरे को जान के बताते हैं कि ऐसा बताते हैं लोगों में कि जैसे कि ये मेरा कितना घनिष्ठ मित्र है। तो ये है, जब कार्य करते हैं तो कोई नहीं आता है, लेकिन जब आपकी उपलब्धियां होती हैं कार्य के साथ साथ, तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और आपके साथ चलने का जो है प्रयास करते हैं। आपने अपने लाइफ में ऐसा कोई ध्येय बनाया है जिसको आपको लगता है कि आपको पूरा करना है और उसी ध्येय के लिए आप निरंतर कार्य कर रहे हैं? जी देखिए, अब जैसे एक तो समाज सेवा हो गया कि समाज सेवा का जो एक बीज पनप जाता है, तो इंसान कितना भी प्रयास कर ले, वो कभी नहीं जाता। तो वो बीज तो मेरे में पनप चुका है, वो पौधा ही बनेगा। उससे पहले वो ये नहीं कि बीज है तो वो बीज में ही बीच में रौंद जाएगा, या हाँ। फिर जितने भी संघर्ष हैं उनके बीच में वो दब जाएगा, वो नहीं होगा, वो पौधा ही बनेगा। लेकिन यह है, उसके साथ साथ जो अपने जीवन के भी लक्ष्य होते हैं हम्म। कि हमको जीवन यापन के लिए भी अपना वो करना है, या हमको और भी पारिवारिक जो कार्य होते हैं उनको भी साथ लेके सामंजस्य
बैठाना होता है हर चीज को लेके। तो उसके प्रति भी हमारे लक्ष्य निर्धारित हैं और भविष्य में प्रयास रहेगा इस प्रकार से कार्य करें कि उन लक्ष्यों को भी साधा जाए और समाज सेवा को भी उसके साथ साथ जारी रखा जाए। आपको क्या लगता है कि जब हम समाज सेवा करते हैं तो समाज सेवा और पैसे वो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें है ना। समाज सेवा में आपको पैसे चाहिए, लेकिन समाज सेवा से आप पैसे नहीं कमा सकते। तो इस चीज के लिए, इसके बीच में आपने कोई ब्रिज बनाने का सोचा है कि मैं इसे किस तरह से करूं? समाज सेवा तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैंने बीज बो दिया, अब तो ये वृक्ष बनकर ही मानेगा, तो इसको जीवित रखने के लिए आपको दूसरे हाथ में भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि समाज या सरकार आपको किसी तरह की मदद करती है ये जानने के बाद कि आप इसी कार्य में लगे हुए हैं? देखिए, जब आप किसी सामाजिक कार्य को करते हैं ना, तो आप एक संस्था के माध्यम से कार्य करते हैं। तो जैसे कि मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना को पहले बनाया माध्यम, अब जैसे मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है समाज के क्षेत्र में समाज कार्य को लेके कि मैं अब खुद भी एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप कर सकता हूँ और सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो संस्थाओं के लिए कार्य करती हैं और संस्थाओं के लिए जो है सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए अब फंड उपलब्ध कराती हैं। जैसे कोई भी कैंपेन आया, जैसे कि एक स्वयंसेवक जो है वॉलेंट्री सर्विस देता है किसी भी कार्य को लेके, लेकिन सरकार तो उसका फंड रिलीज करती है। वो फंड जो है प्रशासन के माध्यम से उस कार्य के प्रति लगाया जाता है। तो जब हमारी खुद की संस्था होती है या हम किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए होते हैं जो इन सारी चीजों का जो है एक मानक तैयार करते हैं या उस चीज को उपलब्ध कराते हैं, उससे भी जुड़कर हम प्रयास कर सकते हैं कि फंड रेज किया जाए और समाज के लोगों के लिए लगाया जाए। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वह एनजीओ होते हैं, और जैसे आपके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सामाजिक क्षेत्र में काफी कार्य करती हैं, फंड्स उपलब्ध कराती हैं कि आप जो है हमारी तरफ से अपने प्रयासों से अपने तरीके से इसको जो है सामाजिक क्षेत्र में लगाएं। तो इस प्रकार से भी हम कार्य कर सकते हैं। और आप जब पैसे की बात करते हैं तो एक तो दिक्कत होती है, पर्सनली तौर पे तो दिक्कत होती है कि भाई आप समाज सेवा कर रहे हैं लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि आपका जो नाम होता है, आपका जो सम्मान होता है, वो इन सबसे बढ़कर होता है। आपको लोग जानते हैं। जैसे कि मेरे घर में हम मेरे घर या परिवार में या मेरे रिश्तेदारों में, मेरे मोहल्ले में उनको कोई मतलब उनको मोहल्ले के बाहर या उनके गांव के बाहर कोई नहीं जानता। अब मैं किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश मतलब किसी भी देश के किसी भी कोने, किसी भी राज्य या किसी भी शहर में चला जाऊं, वहाँ एनएसएस के स्वयंसेवक होंगे, वो मेरा नाम लेके से ही जान जाए कि ये एनएसएस का जो है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है और मेरे से जुड़ने का प्रयास करूंगा। मतलब हर क्षेत्र में मेरा नाम होगा, ये है अपना सम्मान। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक ना बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो ये पुरस्कार मिलने के अलावा क्या आपको कुछ और भी हेल्प मिला है सरकार की तरफ से कि आपके लिए कुछ खास हो? जैसे बाकी जो पुरस्कार मिलते हैं तो किसी को घर मिलता है, पैसे मिलते हैं, है ना, वो सालों साल उन घरों में रह लेते हैं। आपके क्षेत्र में जो आपको पुरस्कार मिला है उसका पर्सनल लेवल पर आपको क्या फायदा पहुंचा है? एक नाम देखिए छोड़ करके, एक नाम और पहचान छोड़ करके। देखिए जैसे कि सब तो ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। ये जितने भी हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं उनका भी एक कॉमन प्रश्न होता है कि हम इतना जो है इसमें समर्पण क्यों दें, हम इसमें इतना कार्य क्यों करें कि जब सरकार ने आपको एक सम्मान दे दिया उसके बाद इसका क्या उपयोगिता है या इसका क्या लाभ है। सबसे पहले मन में एक ही क्वेश्चन आता है। लेकिन देखिए, जब आप किसी लाभ को सोचकर कोई कार्य करेंगे या किसी लाभ को सोचकर आप इसके प्रति अपना समर्पण करेंगे, तो एक तो पहली बात वो लाभ नहीं मिलेगा आपको, और वो लाभ के चक्कर में आप जो है अपना समय भी बर्बाद करेंगे और आपको कुछ उससे प्राप्त भी नहीं होगा। जैसे मैंने बिना लाभ के ये कार्य किया तो मेरे को राष्ट्रपति सम्मान मिला। दरबार हॉल में पहुंचने का मतलब है एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, बिल्कुल एक तो मेरे लिए वो सम्मान मिला। उसके बाद लाभ की बात करें तो जैसे कि हम इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, हम किसी भी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या किसी भी जॉब में जाते हैं, तो उसमें सब फाइनल जो प्रोसेस होता है वो होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में आज का सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है उसमें होता है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। आप डिग्रियां लेके सभी जाते हैं वहां पे, वो डिग्रियों को साइड में रख के वो ये कहते हैं इसके अलावा आपके पास क्या है। तो वहां पर ये सबसे ज्यादा जो है अपना रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपने समाज के प्रति इतना कार्य किया, समाज में इतना आपके इन्वॉल्वमेंट है, समाज के लोग आपसे इतने जुड़े हुए हैं, आप युवाओं के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। युवाओं की एक्टिविटी में जैसे युवाओं की बात करें तो मैंने अभी तक 8 से 9
नेशनल लेवल के जो है कैंप ऑर्गेनाइज करवा चुका हूँ। उसमें ऑर्गेनाइजर का जो है दायित्व भी निभा चुका हूँ, उसमें पार्टिसिपेशन भी कर चुका हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो गया, नेशनल यूथ फेस्टिवल हो गया, इसी प्रकार से कई अन्य शिविर हैं जो मैं कर चुका हूँ यूथ जो है यूथ के क्षेत्र में, और युवाओं के लिए अनेक योजनाओं में भी कार्य कर चुका हूँ। तो ये सारी जो हमारी करिकुलम एक्टिविटी होती हैं, ये आपके सीवी को जो है मजबूत करते हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति इंटरव्यूअर होता है, जो आपका साक्षात्कार ले रहा होता है, उस पर एक अलग इंप्रेशन डालता है, जिससे वह बहुत सही। आपके लिए आपको चयनित करने के लिए या आपके प्रति सोचने को मजबूर होता है कि इस बच्चे या इस बंदे ने या इस व्यक्ति ने अपने जीवन में जरूर कुछ ऐसा किया जिसके लिए इसको इतने सम्मान मिले हैं, जिसको खुद राष्ट्रपति ने सम्मान दिया हो, तो उसके लिए उसके जीवन में कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया कि वह एक अलग ही है, समाज से एक अलग व्यक्ति है। तो यही सब बिल्कुल। जो है लाभ मिलते हैं, आप समाज से एक अलग दिखते हैं। अब जैसे मैं हाँ, आपके सामने इतना बोल पा रहा हूँ, तो ये मेरा 4-5 साल का एक पूरा वो है, एक जो है कह सकते हैं 4-5 साल की मेहनत है कि मैं स्टार्टिंग में जहाँ एक बच्चा कहीं कुछ नहीं बोल पाता किसी के सामने हाँ, या किसी मंच के सामने खड़े होके जो है एकदम हिचकिचा जाता है, नर्वस हो जाता है, लेकिन वो आज बेझिझक इतने अच्छे से बोल पा रहा है। ये सारा हमारा जो है एक लीडरशिप की जो है और एक एकाग्रता और डेडिकेशन, इन सभी चीजों से संभव हो पाता है जो आज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। कुछ लोग ना ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप एक जैसे क्षेत्र में रहते हैं, आप रहते हैं बरेली में, है ना, तो जी। बरेली का जो क्षेत्र है उसकी अब आप पहचान बन गए हैं। लोग अगर आपका नाम लेते हैं और बरेली का नाम लेते हैं तो आप लोग एक तरह से एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। अपने क्षेत्र में काम करने में क्या आपको कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? देखिए चैलेंजेस तो ऐसा है जैसे कि आप जब कोई माला बनाते हैं तो एक एक मोती उसमें जोड़ा जाता है, तब जाकर एक माला बनती है। इसी प्रकार जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने कार्य करना स्टार्ट किया था, तो मेरे ही जो लोग हैं, जो मेरे टीचर हैं, इसी क्षेत्र के जो मेरे टीचर हैं, वो मेरे से ईर्ष्या भाव रखते थे, लेकिन हम उनको जवाब ना देते हुए अपने कार्य के प्रति निरंतर रहे, कार्यशील रहे, क्योंकि उन टीचरों के जैसे वो मैंने आपको बताया नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चीजें आती हैं आपके जीवन में। तो जो टीचर हमसे नेगेटिव जुड़ रहे हैं या नेगेटिविटी फैला रहे हैं हमारे प्रति, उनको अलग करते हुए जो पॉजिटिव है हमारे प्रति, जैसे कि मेरे जो राष्ट्रीय सेवा योजना जो है एक प्लेटफॉर्म की तरह, एक जो है एक लाइन की तरह कार्य करती है। जैसे युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय से स्टार्ट होके ये विश्वविद्यालय और कॉलेज लेवल तक जाती है, उसमें एक अलग अलग पद होते हैं। जैसे स्टेट लेवल पर स्टेट डायरेक्टर होते हैं, और विश्वविद्यालय स्तर पे होती है, उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पे कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे वो अभी भी हैं, अभी कोऑर्डिनेटर मेरे, वो बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं। उनके विचार इतने उच्च हैं कि उनके विचारों को ही मैंने जो है अनुसरण किया है, और उन्हीं विचारों के काव्य उन्हीं विचारों के कारण मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। जैसे कि उनका कहना है कि किसी व्यक्ति को अगर आप किसी मंजिल के लिए पाने के लिए आप ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे सीढ़ियां होती हैं, हाँ, उन सीढ़ियों पे अगर आप अपने ऊपर वाले व्यक्ति को नीचे खींचेंगे तो उसके लिए आपको भी 2 कदम नीचे उतरना हाँ, पड़ेगा। अगर अरे आप वाह। ऊपर वाले व्यक्ति को नीचे करेंगे और नीचे खींचेंगे तो आप भी 2 कदम पीछे धकेले जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा देंगे तो उसके साथ साथ नीचे जो आपके व्यक्ति है वो भी आपको सहारा देंगे। मतलब आप ऊपर वाले व्यक्ति को ऊपर बढ़ा रहे हैं तो नीचे वाला व्यक्ति आपको ऊपर बढ़ा रहा है, और आप ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ेंगे। हाँ, इसी प्रकार के अन्य कई उनके विचारों से पॉजिटिव थिंग्स को अनुसरण किया है मैंने, और हमेशा गतिशील रहा हूँ। तो जो भी नेगेटिविटी आती है, जो भी कार्यों के प्रति बाधाएं आती है, उन सभी को जो है अपने जो, जो विचारों से या अपने कार्यों से उनको साइड में करते हुए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं युवाओं को भी बताना चाहूंगा कि जैसे कि आजकल युवा है, हाँ, जब मैं ही कहूँ मेरी तरह कोई भी अगर व्यक्ति है तो वो कार्य करना स्टार्ट करे, लेकिन तो वो ये कहता है कि मेरे को फल की जो तुरंत प्राप्ति हो जाए, जैसे मैंने आज बीज लगाया और कल मेरे को हाँ, फल मिल जाए, वो ये कहते हैं। राइट। तो क्योंकि देखिए एक यूनिट में 100 बच्चे होते हैं, मेरे विश्वविद्यालय के अंदर में एनएसएस के स्वयंसेवकों की संख्या जो है 28,000 के लगभग है। अब 28,000 में सिर्फ एकमात्र होना, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ है। तो मैं बिल्कुल उनको ठीक बात। बताना चाहूंगा युवाओं को कि कभी भी आप जो भी कार्य करें उसके प्रति समर्पित रहें, क्योंकि फल तुरंत हम्म, नहीं आता है। बीज को भी जो है फल बनने में बहुत समय लगता है,
मेरा भी 6 साल का समय लगा था, तभी मेरे को ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। मेरे को राज्यपाल भी सम्मानित कर चुके हैं, भविष्य में मुख्यमंत्री जी भी सम्मानित करेंगे, भविष्य में ऐसे कई अनेक पुरस्कार हैं जो मेरे इन्हीं कार्यों को देखते हुए मेरे को प्रदान किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जी आपसे बात करके ना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मोहित जी। आप जिस तरह से नाम आपका मोहित है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने कृत्यों के द्वारा मोहित कर रहे हैं, इसलिए आपको इतने सारे जी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं। आप इसी तरह से तरक्की करते रहिए, युवाओं के लिए एक आइडल बनिए, और युवाओं के साथ साथ हमें भी आप प्रेरणा देते रहिए अपने कार्यों के द्वारा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अगर आप तमाम यंगस्टर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर कोई मैसेज दीजिए। जी मैं देखिए, मैंने आपको बताया युवाओं के लिए तो मैंने मैसेज दे दिया, लेकिन तब भी एक उनको कोट देना चाहूंगा हम्म। कि जब आप चलेंगे पहला कदम तो आपको बहुत संघर्ष करना होगा और आपके साथ कोई भी नहीं होगा। जब आप चलेंगे पहला कदम तो आपको बहुत संघर्ष करना होगा और आपके साथ कोई भी नहीं होगा, लेकिन जब रखेंगे आप आखिरी कदम तो आपके साथ पूरा जमाना खड़ा होगा, आपके साथ पूरा जमाना खड़ा होगा, जैसे कि आज मेरे साथ खड़ा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आपका तहे दिल से धन्यवाद मोहित जी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे भविष्य में। आप कुछ और अवार्ड्स और प्राप्त कर लीजिए। वैसे तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का जो पुरस्कार होता है वो वो मेरी तरफ से सर्वोच्च है। अल्टीमेट अवार्ड है ना। सर्वोच्च। अब उसके बाद जो भी मिलेगा वो उसके बाद थोड़े छोटे छोटे अवार्ड्स हैं। पर आप यूं ही अपने कार्यों के द्वारा सबको प्रसन्न करते रहिए, और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं, आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जी आपको जी बहुत मैम, बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।